Hello everyone, welcome once again to UPSC Akhada. Now today we are going to start class 8th NCERT and we will be dealing with its chapter 1, which is the Indian Constitution. Now, as we know that for the proper functioning of a country, laws are necessary, and a constitution consists of set of rules and principles to govern the country. जैसे एक देश को चलाने के लिए कुछ सेट रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम पहले से ही निर्धारित करते हैं कि अकॉर्डिंग टू these rules, these laws, a country is going to be governed, or these are the ideals on which the foundation of our constitution will be laid on. We pre-specify them and give them a written form. That is what is meant by कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे गेम्स हैं, कोई भी गेम है, खो खो है, हॉकी है, क्रिकेट है, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी गेम्स मैचेस खेलते हैं उससे पहले हम रूल्स को स्पेसिफाई कर लेते हैं, राइट? और ये रूल्स अगर बड़े लेवल के गेम्स होते हैं तो इन रूल्स को हम वर्बल या ओरल नहीं रहने देते, इनको हम लिख करके एक प्रॉपर फॉर्मेट में उसको रूल्स को आइडेंटिफाई करते हैं विच आर फंडामेंटल टू द गेम, और उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द गेम। ताकि एक गेम जो है उसको दूसरे से डिफरेंशिएट हम ऐसे ही करते हैं ना, हर एक के रूल्स जो हैं वो अपने स्पेसिफाइड होते हैं हर गेम के। तो इसी तरह से हर सोसाइटी के रूल्स जो हैं, जो लार्ज सोसाइटीज होती हैं जिसमें डिफरेंट कम्युनिटीज होती हैं, वो होमोजेनस भी हो सकती हैं, हेट्रोजेनस ग्रुप्स भी हो सकते हैं, तो वहां रूल्स का बनना जो है दैट इज अ मस्ट, because rules are formulated through consensus. Consensus means सहमति से बनते हैं, सबकी सहमति से बनते हैं रूल्स, ताकि आगे चल करके आपस में भेदभाव, मनमुटाव या किसी भी तरह का एजिटेशन या एक हार्मनी रहे सोसाइटी में। So all these rules are made according in consensus with the different communities of the people which come together, और इस कंसेंसस को हम एक रिटन फॉर्म दे देते हैं so that it is there for all to see, it is permanent and anybody can consult it anytime. So जब हम उसको एक लिखित स्वरूप दे देते हैं, a written document in which we find such rules, this is known as a constitution. Now ये जरूरत क्यों पड़ती है हमें, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? एक बात हमने करी कि ये कंसेंसस हो कर करके एक स्पेसिफाइड फॉर्म जो होती है फर्दर रेफरेंस के लिए जो है उसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, डेमोक्रेसी के लिए मस्ट है। जो नीड है वो अराइज होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन लेज आउट सर्टेन आइडियाज दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ दैट कंट्री दैट वी एज सिटीजंस एस्पायर टू लिव इन। सिटीजन्स होने के नाते एक हमारा कह लीजिए एक विजन होता है कि हम कैसी सोसाइटी में रहना चाहेंगे। उन्हीं आइडियल्स को हम प्री डिफाइन कर लेते हैं, जैसे हमारे प्रीएम्बल में जो वैल्यूज हैं कि वी आर अ सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इस तरह के परिवेश में ये जो चार हमारे आधारभूत स्तंभ हैं, इन पे जो है हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्ड करेंगे, वो हम स्पेसिफाई करते हैं ताकि जो हमारी फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी हो कि इट इज अ वेलफेयर सोसाइटी एंड इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल एंड you know it is open to all religions, religious tolerance है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें जो है एक जो सोसाइटी का स्वरूप जो है, जो नेचर है सोसाइटी की, this the constitution projects. Now another important purpose of a constitution is to define the nature of a country's political system, कि किसी भी देश की जो सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था है
उसको डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं डिफरेंट कंट्रीज को, तो आपको उससे पता चल जाता है कि यहाँ मोनार्की है या यहाँ डिक्टेटरशिप है, यहाँ डेमोक्रेटिक है, या ये एक कैपिटलिस्ट, अगर सोसाइटीज की बात करें तो ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी है या सोशलिस्ट सोसाइटी है। तो वो एक क्लियर कट विजन देता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन में हम चेंज लाना चाहते हैं तो दैट इज कॉल्ड अमेंडमेंट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही हम बदल देते हैं। वो जरूरत क्यों पड़ती है, वो एग्जाम्पल हम नेपाल का देखते हैं कि जो नेपाल का अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो कंट्री है उसमें राजा और अपनी जो मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा जो है कंट्री विल बी रूल्ड। लेकिन समय के साथ साथ ये व्यवस्था चेंज हुई और नेपाल ने जो है मोनार्की से जैसे जैसे और बाकी डेमोक्रेटिक जो देश आजाद हुए और उन्होंने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाई, तो नेपाल ने भी मोनार्की से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ शिफ्ट हुआ, तो उसके लिए अमेंडमेंट्स वर नॉट अनफ। उसमें इट हैड टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स टू अशर इन अ न्यू सोसाइटी। पूरा का पूरी व्यवस्था उसको चेंज करनी थी, और इसीलिए नेपाल ने जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो अपनाया, उसके लिए इट अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑल टुगेदर फॉर द ईयर इन 2015। नाउ तीसरा कारण क्या है जो हमें व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। यू गेटिंग माई पॉइंट, टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। अब आपको ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, स्ट्रेंज लग रहा होगा कि हमें अपने आप से कैसे बचाता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको हम इस तरह से देखें कि कभी कभी ऐसा होता है कि अपने जो स्मॉल गोल्स को अचीव करने के लिए हम लार्जर इंटरेस्ट को दांव पे लगा देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, और हर पार्टी, आप एक पार्टी को वोट करते हैं, उससे जनता सेटिस्फाइड नहीं है, दूसरी पार्टी अगेन इज अ करप्ट, एंड पीपल फील कि ये पार्टी जो है, इसमें डेमोक्रेसी में क्या फायदा। एक पार्टी आती है वो अपना जो है उल्लू सीधा करती है, दूसरी पार्टी आती है लुक्स आफ्टर इट्स ओन इंटरेस्ट, इससे तो अच्छा ये होगा, और कानून व्यवस्था देश में नहीं है। तो ऐसे में मतलब एक इरिटेट होके आदमी क्या कहता है, इससे तो डिक्टेटरशिप अच्छी, कि एक डिक्टेटर हो कम से कम कंट्री को, तो ये जो कंट्री में सिविल वॉर्स होती हैं उसको तो संभाल सके, ये सब चीजें तो नहीं होंगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर एक को अपना ओपिनियन वॉइस करने की आजादी है। तो ये जो जब ये क्योटिक सोसाइटी, एक एनार्की हो जाती है सोसाइटी में, तो एक मन में फीलिंग आती है, तो इससे तो डिक्टेटरशिप भली। लेकिन आप भी जानते हैं कि डिक्टेटरशिप जो है, इट इज अ वेरी वेरी ऑप्रेसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एंड देयर राइट्स आर सुप्रेस्ड। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि उसको एक चेंज कर दें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डेमोक्रेटिक है, वो हम चाहें भी तो हमें उस पर्टिकुलर फेज में, जब हमारी मानसिक स्थिति ऐसी है कि हम एक डिक्टेटरशिप चाहते हैं, हम चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक फेज होता है जो गुजर जाएगा। तो वो हमें अपने आप से ही बचाता है कि हम जो है वो डेमोक्रेटिक एक सिनेरियो को छोड़कर डिक्टेटरशिप की तरफ हमारा माइंड सेट जा रहा है। हम चाहते नहीं है, हमारा लार्जर इंटरेस्ट जो है वो डेमोक्रेसी में निहित है, लेकिन जो हमारी मानसिक स्थिति है उससे हमें एक बचाता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली सेज कि इट हैज टू बी डेमोक्रेसी and it has to be the rule of the people, and by the representative form of a government should be there. तो ये सारी चीजें जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हीं वैल्यूज को लेकर के जो एक ड्राफ्ट तैयार किया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो दिसंबर 1946 में जब हम आजाद हुए थे, और हमने एक तरह से अंग्रेजों का अत्याचार सहा, और जो जो वैल्यूज जो हमें उस चीजें जो उस समय पे हमें लगा कि ये चीजें हम पे हमें जिन जिन चीजों से हम पीड़ित हुए, हमने वो सारी चीजें प्रीएम्बल में शामिल की
कि इस तरह से सोसाइटी जो है वो भेदभाव के ऊपर उठ करके एक सेक्युलर, एक सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाया जाएगा, जहां लोगों का इक्वल, people can voice their opinions and they should have freedom. So this Constituent Assembly consisted of 300 members. जब 1946 में ये Constituent Assembly में 300 members थे, and it was headed by Dr. Rajendra Prasad. We have read this in many chapters in class 6, 7, 8, 9 आगे भी पढ़ेंगे आप. ये Constitution पे पूरा chapter है class 11th में. The more detailed as you move further in the classes, जैसे जैसे आप आगे एक एक ग्रेड जाते जाएंगे तो you will see the depth of the Indian Constitution. Now ये जो Constitution, जो Constituent Assembly थी, इसने Constitution लिखने का काम जो था वो 2 years, it completed this work in 2 years, 11 months and 18 days. तो करीब करीब जो है 3 साल लग गए इसको बनने में. And finally it was adopted on 26th November 1949 and came into force on 26th January 1950. Another 2 words which are important, which you have to be careful about. कि question क्या पूछता है कि when was the Constitution adopted, which was 26th date same थी but November 1949, और it came into force, लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में. Now, next we come to the key features of the Indian Constitution. So we will study this in detail in class 11. So quickly we will have a glance at these features. The first feature on which the Indian Constitution is based is that it refers to the existence of more than one level of government in the country. जो संघवाद जिसे हम कहते हैं हिंदी में, कि वो जो एग्जिस्टेंस है वो एक लेवल पे जो है वो गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी, मोर देन 1 लेवल. दैट मीन्स सेंटर, स्टेट और पंचायती राज जो हमारा 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट है. सो देयर विल बी डिविजन ऑफ पावर्स अकॉर्डिंग टू द सेंटर, स्टेट एंड द ग्रास रूट पंचायती राज. दूसरा जो चीज थी, दूसरा की फीचर है, वी हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. Now, what is parliamentary form of government? As a representative government, where people have a direct role in electing their representatives. We elect our leaders or the representatives directly. And the Constitution of India guarantees universal adult suffrage for all citizens. Now, what is this universal adult suffrage? This is जिसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं. Every person who is more than 18 years of age has a right to vote, irrespective of his social background, of his irrespective of everything, the religious background and the language he speaks. Anybody can contest elections. So also the parliamentary form of government, the representatives are accountable to the people. जवाबदेही है representatives की लोगों को, नहीं तो next 5 years के बाद the people have the power to kick you out of the government. Now, the third important feature of Indian Constitution is separation of power. ये जो फेडरलिज्म की बात हमने की थी, दिस वाज द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. अब हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल, जो पावर्स हॉरिजॉन्टली दे आर डिवाइडेड according to the constitution between the 3 organs: the legislature, which makes the law; the executive, which executes the law; and the judiciary, which keeps check and maintains balance and sorts out all the differences which might crop up between the state, center, or the panchayati raj, or between the legislature, people who are making laws, people who are executing laws. So न्याय देने के लिए न्यायपालिका is there in our country. Now, the fourth point is the fundamental rights. Now, this section of fundamental rights, it is referred as to conscience of the Indian Constitution. ये आत्मा है भारतीय संविधान की, fundamental rights.
जो दिए गए हैं नागरिकों को. द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स. दोनों तरह के राइट्स हैं कि स्टेट के अगेंस्ट भी आपको राइट्स दिए जाते हैं, और बाकी इंडिविजुअल्स मतलब एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से बचाने के लिए भी देयर आर राइट्स, क्योंकि द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजोरिटी. मेजोरिटी जो है वो माइनॉरिटी पे हावी ना हो जाए, तो इसके लिए जो फंडामेंटल राइट्स आर देयर, वी विल नॉट टॉक अबाउट द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स here, because we will be talking about them in the senior classes. So along with the fundamental rights, the Constitution also has a section called Directive Principles of State Policies. अब ये क्यों बनाए गए थे Directive Principles of State Policies? So that to ensure greater social and economic reforms, क्योंकि उस समय हम जो एक फॉर्मेटिव स्टेज में थे, अभी अभी हम इंडिपेंडेंट हुए थे, तो एक सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत थी. तो वो स्टेट को गाइड करेंगे, इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट को गाइड करेंगे टू फ्रेम लॉज एंड पॉलिसीज टू हेल्प पॉवर्टी ऑफ द मासेस, अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी उस समय प्रेवलेंट थी और आज भी प्रेवलेंट है वो चीजें, अनएम्प्लॉयमेंट एंड द पॉवर्टी ऑफ द मासेस. तो किस तरह से एक सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं वो किए जाएंगे देश में. एंड फाइनली द लास्ट feature of the Indian Constitution, and a very very important one, is secularism. धर्मनिरपेक्षता जिसे हम कहते हैं. A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. जो धर्मनिरपेक्ष जो स्टेट होती है वो कोई भी एक रिलीजन को ऑफिशियल नहीं बना देती है, कि जैसे हम हिंदुस्तान है तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हिंदू जो है वो ऑफिशियल रिलीजन है. देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट. सभी जो है रिलीजन्स को समान रूप से देखा जाता है और समान रूप से उनको अधिकार दिए गए हैं. वी विल नॉट टॉक अबाउट सेक्युलरिज्म इन डिटेल, बिकॉज इन द नेक्स्ट चैप्टर हम इसको सेक्युलरिज्म को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, especially Indian secularism. So we will stop here because these are the key features, and we will be taking up this secularism in detail in the next class.